यूपी के महारण में दूसरे चरण का चुनाव। जातीय समीकरण बदला है इस बार। तो इस बार क्या होने वाला है? लेकिन उनकी भी अग्नि परीक्षा इसी 14 को होने वाली है, इन्हीं 55 सीटों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया अपफ्रंट के 5वें एपिसोड में। और इस 5वें एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं 55 विधानसभा सीटों की। जी हां, यूपी के महारण में दूसरे चरण का चुनाव। और ये बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही अहम, दो वजहों से। वो दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो तय करेंगे दूसरे चरण के नतीजे। और दो फैक्टर क्या क्या है? एक, यहां का समीकरण इसलिए अहम है दूसरे चरण में क्योंकि 2017 की आंधी में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रहते हुए बुरी तरह हारी थी, 47 सीटों पर सिमट गई थी, फिर भी 1/3 यानी 15 सीटें यहीं पर समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो इस बार क्या होने वाला है? जातीय समीकरण बदला है इस बार, और वो कैसे असर डाल रहा है इस बार के चुनाव पर बताएंगे हम आपको। मगर दूसरा जो फैक्टर है वो बड़ा ही अहम है, ना सिर्फ इस इलाके के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। आजम खान, जरूर सुना होगा आपने नाम, दूसरे मुख्यमंत्री का हैसियत रखते थे। नवाबों को चुनौती देकर यहां खड़े हुए मैदान में तो पीछे पलट कर नहीं देखा, 9 बार विधायक रहे, लेकिन अब 24 महीनों से सलाखों के पीछे हैं, भू माफिया है, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। तो उस आजम खान जो मुस्लिम का चेहरा रहा है समाजवादी पार्टी का, अगर सलाखों के पीछे हैं इतने सारे मुकदमों के साथ, तो ये क्या असर डाल रहा है न सिर्फ इन 55 सीटों पर बल्कि पूरे सूबे पर। लेकिन उनकी भी अग्नि परीक्षा इसी 14 को होने वाली है, इन्हीं 55 सीटों में। इन दो फैक्टर्स के नजरिए से हम समझेंगे दूसरे चरण के इस पूरे चुनाव को। पहले बात करते हैं यहां के समीकरण की। अब जरा गौर कीजिए, सियासी समीकरण क्या रहा है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। सहारनपुर जैसा इलाका है जहां पर दंगे होते रहे हैं। इस इलाके में ही एक कहीं पर रामपुर है जहां पर आजम खां की तोती बोलती रही है। 2 सीटों पर तो परिवार का ही कब्जा रहा है उनका। खुद जो वो सीट जीतते रहे विधायक के तौर पर 9 बार, वो और उनके बेटे अब स्वार सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर गौर करेंगे जातीय समीकरण पर, तो 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2 लड़के साथ लड़े थे। इसका भी फायदा समाजवादी पार्टी को मिला था और उस आंधी में भी यहां 15 सीटें जीत ली थी, क्योंकि रामपुर का इलाका कांग्रेसियों का ही तो रहा है जब तक यहां पर नवाबों को चुनौती देकर आजम खान ही आ गए थे। तो उसका भी फायदा मिला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में यहां पर फायदा मिलता दिखा समाजवादी पार्टी को। इसके अलावा 2019 में जब महागठबंधन बना, एसपी बीएसपी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, दोनों साथ आकर चुनाव लड़े, तो इस पूरे इलाके में 11 लोकसभा की सीटें हैं, 7 सीटों पर कब्जा कर लिया था। अब जरा सोचिए, कुल 10 सीटें जीती थी इस महागठबंधन ने, 7 सीटों पर अकेले यहीं से जीत मिली थी। 4 पर बीएसपी का कब्जा था और 3 पर एसपी का कब्जा था। यानी कि जो समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट हैं, मुस्लिम है और दलित है, इसका भी गठजोड़ काम आया था। मगर अब की चुनाव में 2022 में ये ताना बाना बिखर चुका है। हर पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर है जो बीजेपी का विरोधी वोट हैं, जितने भी सारे हैं, वो इस बार बिखरे हुए हैं, एक साथ ये दल नहीं हैं। तो इसका नुकसान जहां इन पार्टियों को होगा, यानी समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, कांग्रेस को, तो दूसरी तरफ इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को। ये तो इस लिहाज से समीकरण बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। मगर दूसरी तरफ देखें तो एसपी ने भी एक नया गठबंधन तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें महान दल को शामिल किया है, आरएलडी को शामिल किया है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक बड़ा चेहरा रहे हैं, बीजेपी में थे लेकिन वो इस बार बीजेपी से आ गए हैं समाजवादी खेमे में। धर्म सिंह सैनी बड़ा चेहरा रहे हैं, वो भी बीजेपी के साथ आ गए हैं। महान दल का यहाँ के कई जातियों पर कब्जा रहा है, इस पूरे इलाके में उनका असर रहा है। कहें तो जाट पर, शाक्य पर, सैनी पर, कुशवाहा पर, मौर्य पर। जो मौर्य साहब हैं यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी सुपुत्री संघमित्रा मौर्य अभी भी बीजेपी की सांसद हैं, बीजेपी में ही हैं। लेकिन इस पूरे फैक्टर का क्या असर होगा?
क्या ये गोलबंदी जातियों की यहाँ बरकरार रहेगी? जो एसपी, आरएलडी, स्वामी प्रसाद मौर्य, महान दल मिलकर के फिर से एक जीतने लायक गठबंधन बना लेंगे मुस्लिमों के साथ मिलकर के, या बीजेपी को इस बिखराव का फायदा मिलेगा जो सभी दल अलग अलग लड़ रहे हैं? ये तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा इस बार। मगर उससे बड़ा फैक्टर, दिलचस्प फैक्टर और दिलचस्प किस्सा आजम खां का है। जी हाँ दोस्तों, इसको जरा गौर से समझिए। आजम खां कौन रहे हैं, उनकी हैसियत क्या रही है? तूती बोलती रही है समाजवादी सरकार के दौरान, दूसरे मुख्यमंत्री की हैसियत थी उनकी। इंग्लैंड से बग्घी मंगाकर रामपुर की सड़कों पर नेताजी मुलायम सिंह को घुमाया था उन्होंने पिछले चुनाव से पहले। मगर आज वो सलाखों के पीछे 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, उन पर फर्जीवाड़े का मुकदमा है, एक नहीं कई हैं। बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट दो पाए गए, उस हुई मुकदमे की वजह से उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और ये मुकदमे जमीन के मुकदमे, जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाया आजम खां ने, आरोप लगे कि उन्होंने सैकड़ों लोगों की जमीनें गलत तरीके से या तो लिखवा ली या कब्जा कर लिया, हथिया लिया, डरा कर धमका कर मुकदमे दर्ज कर। एक अली हसन नाम के दरोगा का नाम बार बार आता है, जो कहा जाता है कि चरस का मुकदमा करके जो लोग जमीन देने को तैयार नहीं होते थे, वहां के गरीब गुरबे और जमीन के मालिक, उनको अंदर कर देते थे सलाखों के पीछे, या डराते थे, धमकाते थे। ये तमाम आरोप लगे हैं यहां पर, और वही सारे मुकदमे जमा हुए हैं आज, जो 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। तो वो हैसियत जो दूसरे मुख्यमंत्री का था, जिसमें अखिलेश कहलाते थे, बीजेपी के तंज करती थी कि 3.5वां मुख्यमंत्री है। 3 तो दूसरे मुख्यमंत्री हैं, नेताजी मुलायम सिंह हैं, आजम खां हैं, शिवपाल यादव हैं, और बाकी बचे आधे मुख्यमंत्री अखिलेश हुआ करते थे। उस हैसियत में थे आजम खां, मगर आज सलाखों के पीछे से ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अब ये आजम खां का किस्सा भी जरा समझिए, दिलचस्प होगा, तब समझ पाएंगे कि आजम खां की राजनीति, उनका कद, उनकी शख्सियत क्या रही है। दरअसल जब 1947 में देश आजाद हुआ तो रामपुर स्टेट जो नवाबों का था 1948 में आजाद हुआ, 1 साल बाद। मगर आजादी के बाद सबसे पहले देश में यही स्टेट था जिसने भारत सरकार को खुद से ऑफर किया कि भारत में रामपुर का विलय हो, और हुआ भी। भारत सरकार और रामपुर स्टेट के बीच में करार हुआ और विलय कर दिया गया। उसके बाद से जो यहाँ के नवाब थे वो कांग्रेस में रहे, उनका पूरा परिवार कांग्रेस में रहा, और 5 बार के वो खुद सांसद रहे। उनकी पत्नी बेगम नूर बानो 2 बार सांसद रही, उनके बेटे 5 बार यहाँ विधायक रहे। तो कांग्रेस की ये परंपरागत सीट सी बन गई। लेकिन 80 के दशक में एक नौजवान जो रामपुर में ही कहीं साधारण परिवार में कभी पैदा हुआ था, एएमयू में जाकर पढ़ा, छात्र राजनीति की, और वहां से रामपुर लौटा और सीधे नवाबों को चुनौती दी, खास महल को चुनौती दी, नूर महल को चुनौती दे दी। वो नूर महल जो अगर आगरा में ताजमहल है, मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था, तो यहां पर जीते जी बेगम नूर बानो के नूर महल नाम रखा। तो ये तो एक अलग किस्सा है। ये वही नूर महल है जहां पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आकर रुकी थी, एस.डी. देवेगौड़ा साहब रुके थे, पीएम मनमोहन सिंह रुके थे, दिलीप कुमार कई दिनों तक रुकते थे, दुनिया भर के विदेश के लोग भी यहाँ पर आके रुकते हैं। इतनी खूबसूरत है ये, और इसी का नूर महल नाम रखा, जो अभी भी कांग्रेस में है, यहाँ से पूर्व सांसद हैं और अभी भी चुनाव के मैदान में रहती है, उनके परिवार से भी चुनाव के मैदान में है। मगर इस सब के बीच में 80 के दशक में वो नौजवान आजम खां ने आकर चुनौती दी कि गुजर गए दिन अब महलों के, राजों के, रजवाड़ों के, नवाबों के, अब तो जनता का राज है। और इस आवाज को लोगों ने सुनी और आजम खां के साथ हो लिए। और एक बार जो चुनाव जीते आजम खां यहां पर, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, कांग्रेस का सफाया ही एक तरीके से कर दिया। 9 बार विधायक रहे, सिर्फ 1 बार इस बीच कांग्रेस को मौका मिला, जीत मिली, वरना 9 बार आजम खां यहां से विधायक रहे रामपुर से। 1 बार राज्यसभा में गए और 1 बार सांसद अभी भी हैं, सलाखों के पीछे भी हैं तब भी। अब सवाल यह है कि ये आजम खां जो इस तरीके से यहां के खास महल को, नवाबों को पटखनी देकर आए यहां और आगे ही बढ़ते चले गए, और यूपी में उनकी मुस्लिम का चेहरा बने समाजवादी पार्टी का, वो आज अगर सैकड़ों मुकदमों से घिरा है, जब सत्ता बदली तो क्यों घिरे? इसके पीछे भी बड़ी दास्तानें हैं।
दरअसल आरोप लगे कि उन्होंने जमीनें हथियाई, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया और तमाम तरह के करप्शन के भी चार्जेस लगे। जब तक उनकी सरकार थी कोई सवाल नहीं उठा सकता था। सत्ता बदली, सिक्का बदल गया, बीजेपी की सरकार 2017 में आई, तमाम मुकदमे बाहर निकलने लगे। आपको याद होगा 2017 में जब सत्ता जा रही थी, चली गई थी, समाजवादी पार्टी की थी, तो एक कलेक्टर ने अदब करने से मना किया वहां पर, और उसके बाद आजम खान साहब ने धमकी देते हुए कहा था कि तुमसे जूती उठवाऊंगा। बड़ा ही फेमस हुआ था। और उसी कलेक्टर ने बाद में उन तमाम मुकदमों को सामने रखा जो अब तक लोग नहीं ला पा रहे थे। सारे मुकदमे सामने आए, लोगों को ये मौका दिया कि आइए जिसकी जो शिकायतें हैं सामने रखिए। मैं खुद उस दौर में गया था कवर करने के लिए, और तमाम लोगों ने कागजों का वो पुलिंदा मुझे भी दिखाया था कि किस तरह से उनकी ज़मीनें ली गई। कईयों को पैसे मिले, नहीं मिले, कईयों की ज़बरदस्ती ज़मीनें ली गई। वहीं पर है एक यतीम खाना। दरअसल जब नवाबों ने रामपुर स्टेट को भारत देश के साथ मिलाया तो उस करार में यतीम खाने को इस हमेशा के लिए यतीमों के लिए छोड़ा गया था। ये नवाबों ने शर्त रखी थी, क्योंकि नवाबों ने यतीमों को बेहद ही कम, करीब करीब नहीं के बराबर मुफ्त में वो ज़मीनें दे दी थी। उस पर मुस्लिम ही संप्रदाय के दूध के कारोबार करने वाले लोग रहते थे, आज भी रहते हैं उसके कुछ हिस्से में। मगर एक रात, जैसा उन लोगों ने मुझे अपनी आपबीती बताई, आरोप लगाया है, अदालत में भी मुकदमा है कि एक रात अचानक वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, यतीमों के घरों को उजाड़ देते हैं, उनकी मवेशियों को खोलकर भगा देते हैं, भैंसें, गायें, बकरियां गायब हो जाती हैं और सबको सड़क पर आना पड़ता है। सबके झोपड़े, घर उजड़ जाते हैं। वहीं भैंस और गायों के और बकरियों के मुकदमे जो आप सुनते होंगे आजम खान साहब के हैं। दरअसल अब जब मुकदमों को दायर करने का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों को आवाज़ मिली पिछले 5 साल में, तो उन्होंने ये सारे मुकदमे दर्ज कराए हैं। यतीम खाने के लोगों ने कहा कि किस तरह से उनकी ज़मीन लेकर, जो नवाबों की दी गई ज़मीन थी, उस पर आरपीएस रामपुर पब्लिक स्कूल आजम साहब ने खड़ा कर दिया। मैंने उस स्कूल में जाकर इस गुत्थी को समझने की कोशिश की थी, मगर मुझे वहाँ से करीब करीब हमला करते हुए कार्यकर्ताओं ने हटा दिया था। फिर यतीम खाने में जाकर मैंने लोगों से तमाम दास्तानें ये सुनी थी, इसको कवर किया था मैंने। तो ये इन सारी चीज़ों के बीच में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि वो राजनीति जो यहाँ पर नवाबों को चुनौती दी, समाजवाद का नारा दिया, मगर खुद जब सत्ता में आए तो क्या उन्होंने गरीबों पर जुल्म ढाए, लोगों की ज़मीनें ले ली? क्या मुस्लिम संप्रदाय को इकट्ठा तो उन्होंने किया, लेकिन उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें की? क्या सच है? और जो पिछले 5 सालों में इतने मुकदमे दर्ज हुए, 2 सालों से जेल में है, इसका नतीजा क्या होगा? क्या सहानुभूति के तौर पर यह सामने आएगा आजम खान को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के, या फिर लोगों ने जो अब ये बातें सामने आई हैं, मुकदमे सामने आए हैं, ये दास्तानें बाहर निकल कर आई हैं, उसके हिसाब से फैसला करेंगे? इसका भी फैसला होगा, क्योंकि बीजेपी तो लगातार कह रही है। अमित शाह साहब ने जाकर यहां पर कहा था कि 3 नाम लिए उन्होंने माफियाओं के, सबसे बड़े माफियाओं के। उसमें सबसे पहला नाम आजम खान का था, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ। उन्होंने पूछा कि अब ये कहाँ हैं? पहले इनकी तूती बोलती थी, ये जुल्म ढाते थे, माफियागिरी करते थे, अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ये सब कानून का राज है। अमित शाह ने यह दावा किया था, देश के गृह मंत्री हैं वो। तो क्या इसका असर होगा? इस नजरिए से लोग देखेंगे क्या होने वाला है? तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों फैक्टर इस बार किस तरीके से सामने आएंगे दूसरे चरण के इस महारण में, इसे देखना दिलचस्प रहेगा और इसका भी इंतजार रहेगा कि क्या उस रामपुर में जो कोई भी आवाज तक नहीं उठा सकता था, ये बातें लोगों ने मुझे बताई है कवरेज के दौरान आजम साहब के खिलाफ, अब क्या उनके खिलाफ वोट डाल पाएंगे वो, या फिर उनके लिए लोगों के भीतर सहानुभूति है? आइए हम सभी इंतजार करते हैं, मगर आप इन सारे दास्तान को वोट देने से पहले जरूर याद रखिएगा, तभी सही फैसला कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें खुद भी वीडियो और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। नमस्कार।